हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। भाई दोस्तों देखिए, आपसे हमें एक शिकायत ये है कि आप लोग भाई वीडियो को पूरा देखते ही नहीं हैं। वीडियो में मैं कई क्वेश्चंस बीच में पूछता हूँ, आप लोग एक भी आंसर नहीं देते हैं। तो ये तो भाई देखिए गलत तरीका है यार। कम से कम आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका रिप्लाई तो आप लोग कर ही सकते हैं कि हाँ ये इसका ये आंसर होगा। अगर नहीं पता है तब तो फिर समझ में आता है कि यार नहीं पता है। बट मेरे हिसाब से मैं क्वेश्चंस ऐसे ही पूछता हूँ जो आप लोगों को पता हो। वो पूछे इसलिए जाते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। और वो जो क्वेश्चन बीच में पूछे जाते हैं वो हमेशा याद रहते हैं, ये भी दिमाग में डाल लीजिए। पर आप लोग भाई उसका आंसर ही नहीं दे रहे हैं। और भाई शिकायत ये भी है कि आप लोग जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं लाइक ही नहीं कर रहे हैं उसको। चलिए कोई नहीं, क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों में जितने भी लोगों में जो पुलिस की अगर एबिलिटी है, अगर आप लोग पुलिस का फॉर्म डाल सकते हैं तो दोस्त आप सभी लोग पुलिस की तैयारी के लिए अब तैयार हो जाइए। पुलिस की भर्तियां भी आ रही हैं, प्लस हम लोग अपने चैनल पे ही पुलिस का पूरा बैच स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी। कुछ भी उसमें ऐसा वैसा नहीं, सब फ्री में मिल जाएगा। और वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी जिससे आप पूरा का पूरा एक कंप्लीट कर सकें। ठीक, चलिए। और उसका जो पैटर्न रहेगा कैसे रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा, आप उसके माध्यम से देख लीजिएगा। जिनको तैयारी करनी है वो जुड़ जाइएगा। चलिए 151 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। कीबोर्ड मॉनिटर एंड कैबिनेट आर कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स ऑफ। कीबोर्ड मॉनिटर और कैबिनेट के घटक हैं। तो ये किसके घटक होते हैं दोस्तों? ये कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक होते हैं। चलिए 152 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है? तो किस मेमोरी में उसकी सीधी पहुंच होती है? तो रैम में उसकी सीधी पहुंच होती है। ठीक है। चलिए 153 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू टेम्परेरली स्टोर्स डेटा फॉर एएलयू ऑपरेशंस। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा एक भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो कौन करेगा दोस्तों? तो वो करता है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होती है? एक तरीके की मेमोरी होती है कंप्यूटर की, जो सबसे तेज मेमोरी कही जाती है। यही जो है रजिस्टर जो है वो एएलयू के जो डेटा होता है उसको अस्थायी यानी कि टेम्परेरी रूप में अपने पास स्टोर करती है। तो यहाँ पे रजिस्टर आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर 154 नंबर देखिए क्या लिखा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज द सीपीयू मेमोरी इंक्लूड्स। ऑप्शन इंक्लूड्स, अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सीपीयू में शामिल है? अब सीपीयू में कौन कौन शामिल होता है आपको भी पता है। सेकेंडरी मेमोरी नहीं होता है, केवल स्क्रैच पैड मेमोरी, इससे भी कोई मतलब नहीं है। स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी, और लास्ट में दिया है केवल कैश मेमोरी। तो हम लोग केवल पे नहीं जा सकते, इसमें ये दोनों शामिल हो जाएंगी। ठीक है, देखिए यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर का क्वेश्चन था ये। चलिए 155 नंबर। कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर, यानी कि जो पीसी कहते हैं, जिसको प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, उसको पीसी, उसकी शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो पीसी होती है। रजिस्टर भंडारण जो होता है वो क्या है? यानी कि कार्यक्रम कंपाउंड रजिस्टर भंडार होता है, ये क्या होता है? तो दोस्तों ये जो होता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ये होता है इसका। और इसको हिंदी में कहते हैं कि निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता। चलिए 156 नंबर देखिए। 156 नंबर में क्या लिखा है? कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? तो युक्ति यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस लगाए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस का सेट लगाया जाता है, ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं, मेन मेमोरी। तो दोस्तों ये समझने के लिए ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं। यही ट्रांजिस्टर जो है 1 और 0 को समझ के कंप्यूटर को बताते हैं कि अब तुमको क्या करना चाहिए। चलिए 157 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? मतलब कंप्यूटर को जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के काम, ये सब जो होते हैं दोस्तों कहाँ होते हैं? सीपीयू चिप में होते हैं। चलिए 158 नंबर देखिए क्या है। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? अब सीपीयू के तो बहुत से कार्य होते हैं, उनमें से एक उसको भाई कोई न कोई तो मुख्य कार्य होगा ही होगा। कार्य तो वो बहुत करता है, लेकिन कोई एक मुख्य कार्य होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका इंपॉर्टेंट वर्क है। तो क्या होता है? डेटा और जानकारी का प्रोसेस करना, ये इसका काम, मुख्य काम होता है। डेटा और जानकारी का प्रोसेस करना। चलिए 159 नंबर देखिए।
विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो दोस्तों उसके भाग वो जो होता है वो सीपीयू को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। चलिए 160 नंबर देखिए, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होती है, कंप्यूटर की जो अधिकांश प्रोसेसिंग, सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग जो होती है उसने पूछा है कि कहाँ होती है। तो दोस्तों कहीं भी पूरी जो सभी की सब प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू में होगी। क्यों? क्योंकि सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं, तो जो प्रोसेसर होगा वही तो प्रोसेस करेगा, तो इसलिए उसकी जो है प्रोसेसिंग सब सीपीयू में होगी। चलिए फिर 161 नंबर देखिए, प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। जो प्रमुख मेमोरी होती है के समन्वय से कार्य करती है, वो किसके समन्वय से कार्य करती है? यहाँ पे इनका कहना यह है कि किसकी सहायता से वो काम करती है। तो दोस्तों कुछ भी हो जाए, जो कंप्यूटर में जो भी हेल्प करता है, जो पूरी तरीके से किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, वो दूसरों की हेल्प करने के लिए है, वो कौन होता है? वो सीपीयू होता है। ठीक है, चलिए 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण इकाई सीपीयू का अभिन्न अंग है? संग्रहण यानी कि मेमोरी, ठीक है, संग्रहण मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ स्टोर, तो स्टोर करने की जो इकाई है वो कौन सी होती है? ठीक है, सीपीयू के अंतर्गत। तो आप लोगों को पता होगा सीपीयू के अंतर्गत तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है सीयू, एएलयू और क्या होता है? रजिस्टर। तो रजिस्टर को ही मेमोरी कहते हैं, यही संगणक की इकाई होती है, तो रजिस्टर यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 163 नंबर देखिए, कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है? भाई अब एक चीज़ ये बताओ, अभी पीछे हम लोगों ने एक पढ़ा था कि वो तुलना करने वाला जो क्वेश्चन था कि जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का काम कौन करता है, तो वहाँ कौन कर रहा था? सीपीयू चिप पर कर रहा था। और यहाँ क्या हो जाएगा 163 नंबर में? कंप्यूटर जहाँ पर आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है तो भी कहाँ पर हो जाएगा? सीपीयू पे हो जाएगा। चलिए फिर 164 नंबर देखिए, क्या लिखा हुआ है? सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में होता है, क्या होता है? अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट व रजिस्टर, दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम लोगों को देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें सीयू भी होता है। तो सीयू का घटक अगर चारों ऑप्शन में नहीं दे रखा तब तो फिर हम लोग ले सकते हैं इसको। चलिए फिर लिखा है अर्थमेटिक व लॉजिक यूनिट, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट। देखो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट दे दिया है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 165 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ, प्रोसेसर के तीन प्रमुख भाग होते हैं। प्रोसेसर यानी कि सीपीयू, और सीपीयू के तीन भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है एएलयू, दूसरा होता है रजिस्टर, तीसरा होता है सीयू। तो यहाँ पे एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर पहले ऑप्शन में ही दे रखे हैं, तो ये सही हो जाएगा। चलिए फिर लिखा हुआ है सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है। जो सूक्ष्म संधारित्र जो होता है किसका महत्वपूर्ण यूनिट होता है? तो वो देखो एएलयू, रजिस्टरों का व्यू और नियंत्रण यूनिट, यानी कि जो सूक्ष्म संधारित्र यानी कि जो कंट्रोल यूनिट की बात की जा रही है का महत्वपूर्ण यूनिट कौन सा है? जो सूक्ष्म संधारित्र है उसी को ही कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो उसके महत्वपूर्ण यूनिट कौन से होते हैं? तीनों होते हैं भाई, एएलयू भी होता है, रजिस्टर भी होता है और नियंत्रण यूनिट, ठीक है, यानी कि कंट्रोल यूनिट सीयू भी होता है। चलिए 167 नंबर देखिए, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है उसका दिमाग होगा। किसी भी इंसान के लिए भी उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन होता है? दिमाग होता है, क्योंकि दिमाग अगर चलना बंद हो जाए, दिमाग ही काम करना बंद कर दे, दिमाग ये बताना बंद कर दे कि क्या होना चाहिए बॉडी में और क्या हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा कि वहाँ से चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, कुछ का कुछ होने लगेगा और सब कुछ खराब हो जाएगा। तो कंप्यूटर के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा हो जाएगा? तो वो सीपीयू का हो जाएगा। फिर देखिए लिखा तार्किक एवं अंक गणती, तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों, कंप्यूटर के किस भाग में होते हैं? तो वो भाई जब तार्किक और गणितीय आकलन की बात की जा रही है तो दोस्तों वो कहाँ होते हैं? वो एएलयू में होंगे। अगर एएलयू ऑप्शन में नहीं है तो आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीपीयू के तीन भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। तो यहाँ पे आपके सामने जो लिखा हुआ सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा, तो सीपीयू में होंगे। अगर एएलयू आपके सामने ऑप्शन में नहीं है तो सीयू कंट्रोल सीपीयू जरूर दिया होगा। चलिए 169 नंबर, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो उसका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है? गणनाएं करना और प्रोसेसिंग करना। अभी ऊपर के ही क्वेश्चन में उसका यही आंसर मिल जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
फिर देखिए 170 नंबर, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, माइक्रोचिप दे रखा है, माइक्रोचिप, माइक्रो और माइक्रोचिप अलग अलग होंगी। फिर माइक्रो प्रोसेसर दे रखा है, कैलकुलेटर और सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोचिप आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो माइक्रो प्रोसेसर को जो है उसको क्या कहते हैं, जो माइक्रो होता है, माँ के बाद ई बनता है, यहाँ पे ई किसी में भी नहीं बना, आपको एक में ही बनेगा, ऑप्शन एक में। और इसी को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, इसी को माइक्रोचिप भी कहते हैं, यही कंप्यूटर का मस्तिष्क भी होता है, इसी को सीपीयू भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 171 नंबर, निम्नलिखित में से क्या उच्च गति हाई स्पीड सूक्ष्म कार्य संपादक माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है? तो हाई स्पीड सूक्ष्म कार्य संपादक यानी कि माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे देखिए सीधे समझिए, निम्नलिखित में से क्या हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर का उदाहरण है? हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो जो पेंटियम लिखा है यही आपका हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि सी डी रोम तो ये एक तरीके का रोम हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा, कीबोर्ड आपका तो हार्डवेयर हो जाएगा, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया, बचा कौन? पेंटियम, तो पेंटियम ही आपका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो जो कंप्यूटर चिप होती है उसका दूसरा नाम दोस्तों, अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था जिसमें हम लोगों ने माइक्रो चिप लगाया था, तो यहाँ पे भी आपको क्या हो जाएगा? माइक्रो चिप हो जाएगा आंसर। 73 नंबर देखिए, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो पेंटियम नाम से, अभी पेंटियम के लिए हम लोगों ने क्या लगाया था? माइक्रो प्रोसेसर, तो वो क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। तो देखिए ऐसे आंसर को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको आपके क्वेश्चंस में ही मिल जाएंगी। चलिए फिर 174 नंबर देखिए, पेंटियम शब्द संबंधित है किससे? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पेंटियम शब्द संबंधित है किससे? तो वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। कैसा माइक्रो प्रोसेसर होता है? हाई स्पीड वाला माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, चलिए फिर सिलेरॉन और पेंटियम और कोर क्रम रूप है, ये किसके क्रम रूप हैं? तो दोस्तों ये माइक्रो चिप के हो जाएंगे, या कह सकते हैं कंप्यूटर प्रोसेसर के। यहाँ पे अच्छा माइक्रो चिप दे रखा है, कंप्यूटर माइक्रो चिप और प्रोसेसर, तो आप प्रोसेसर की तरफ जाएंगे, माइक्रो चिप की तरफ आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये हमको प्रोसेसर के रूप में अगर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो आप प्रोसेसर लगाएंगे, अगर आपको प्रोसेसर नहीं दे रखा तो आप माइक्रो चिप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है 175 में क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो तीसरा कंप्यूटर प्रोसेसर के हो जाएंगे। चलिए, उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर हैं कौन कौन से? तो देखो उच्च क्षमता वाले यानी कि हाई स्पीड भी कह सकते हैं, तो वो तो पेंटियम तो हो ही जाएगा। ठीक है, फिर पेंटियम और पेंटियम प्रो दोनों हो जाएंगे, पेंटियम सेकंड और थर्ड दोनों हो जाएंगे, पेंटियम सेकंड तो ये भी हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे तो सभी के सभी मिल रहे हैं, तो ये सभी हो जाएंगे। चलिए फिर लिखा हुआ है यहाँ पे इंटेल कोर i9 का एक प्रकार है, तो ये किस तरीके का प्रकार है? ये एक तरीके का प्रोसेसर है, और आज के टाइम में i9, i5, i7, i12, i13, i16 इस तरीके के ये प्रोसेसर ही आ रहे हैं। ये बहुत तेज़ स्पीड में काम करने वाले प्रोसेसर होते हैं। लिखा हुआ है यदि कोई कंप्यूटर सिस्टम में n प्रक्रियाओं को t सेकेंड में पूरा करता है तो उस अंतराल के दौरान उसका थ्रूपुट प्रक्रिया प्रति सेकंड होगा। जो थ्रूपुट प्रक्रिया ये इसका प्रति सेकंड में कितनी होगी? तो ये होगी n/t, यानी कि जो प्रक्रियाओं जो कंप्यूटर सिस्टम में n प्रक्रिया, तो प्रक्रिया बटे में समय आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा यूपीपीसीएल AC। वन 179 की क्या लिखा हुआ है? स्नैपड्रैगन, एटम, टेगरा, हेलियो और एक्सॉन्स में क्या समानता है? ये सब मतलब इनमें आपस में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या समानता है? तो आपको कुछ भी पता हो या ना पता हो, लेकिन आज के टाइम में आपको स्नैपड्रैगन जरूर पता होगा, क्योंकि ये मोबाइल से रिलेटेड है, और मोबाइल का क्या होता है? ये प्रोसेसर होता है। तो मोबाइल का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन, एटम, टेगरा, हेलियो, और ये हेलियो भी आपको पता होगा, हेलियो भी मोबाइल का प्रोसेसर है। फिर एक्सॉन्स जो लिखा हुआ है, ये तो सारे के सारे ये क्या हो जाएंगे? ये प्रोसेसर हो जाएंगे। चलिए फिर लिखा हुआ है इंटेल नाम है, किसका नाम है ये? तो इंटेल एक कंपनी है, किसकी? कंप्यूटर बनाती है, कंप्यूटर के प्रोसेसर बनाती है, कंप्यूटर से रिलेटेड उसकी एसेसरीज भी बनाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये क्या है? कंप्यूटर की एक कंपनी है।
कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने के में सीधे सम्मिलित होता है? कंप्यूटर का जो सीधा कंप्यूटर का कौन सा भाग जो है कंप्यूटर के अनुदेशों को निष्पादित करने में काम करेगा? तो जो अनुदेशों यानी कि जो उनके प्रोग्रामों का जो सेट होता है, ठीक है, तो उसको कौन करेगा? तो प्रोसेसर करता है, उसका काम प्रोसेसर करेगा। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो अब भाई एक चीज़ ये बताओ, आकलन कौन करेगा और फिर निर्णय? तो जो चीज़ हमारी जो है ये जज करेगी कि इसमें कितना की कैलकुलेशन हुई। आकलन का मतलब एक तरीके की कैलकुलेशन हो जाएगा और निर्णय, फिर उसके बाद वो निर्णय तो प्रोसेसर ले लेगा, लेकिन जो आकलन करता है और निर्णय लेता है तो आकलन करके जो बताएगा वो हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU, और ये जो है अपना निर्णय लेगा और बता देगा प्रोसेसर को, प्रोसेसर उस काम को एग्जीक्यूट कर देता है। तो काम करने का जो ये आकलन करेगा और प्रोसेस भी, निर्णय भी यही ले लेगा। 183 नंबर, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है। तो जब उसने बता ही दिया कि भैया वो प्रोसेस करता है तो क्या कहलाएगा? प्रोसेसर कहलाएगा। एक 184 नंबर, अ माइक्रो प्रोसेसर विद 8 बिट वर्ड लेंथ कैन प्रोसेस बिट्स डेटा सिमुल्टेनियसली। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिन डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। अब 8 बिट शब्द की लंबाई है तो वो कितने को प्रोसेस करेगा? तो भैया वो 8 को ही तो प्रोसेस करेगा, तो 8 को प्रोसेस कर देगा वो। चलिए, फिर कौन कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य उपकरणों को कंट्रोल सूचना का वाहन करता है? अब एक बात बताइए, कंट्रोल करने की बात आएगी तो भैया कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोल के नाम से तो भैया कंट्रोल ही करेगा, तो कंट्रोल बस जो है उसको कंट्रोल करती है। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO का जो एग्ज़ाम 2019 में हुआ था और जो मतलब फॉर्म आया था उसके पेपर तो 2020 में हुआ था, तो देखिए उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो RO में आप लोग इतना नॉर्मल मत लीजिएगा कि बहुत सरल क्वेश्चन कंप्यूटर कहते हैं। भैया 20 क्वेश्चन आएंगे क्योंकि मेरिट बनती है, तो GS आती है 100 नंबर की, 150 नंबर की, तो 150 नंबर की GS में तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 150 नंबर की GS तो अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको कंप्यूटर हो गया, यूपी का पोर्शन हो गया, तो यहीं से तो नंबर बनते हैं, तो इसलिए इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। चलिए 186 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है? अब पेरीफेरल डिवाइस कौन सा नहीं है? तो मदरबोर्ड। पेरीफेरल डिवाइस का मतलब होता है जो हम लोग एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के कंपोनेंट जो वो जुड़ते हैं, कंप्यूटर को जोड़ते हैं सीपीयू के साथ में, वो पेरीफेरल, उससे जुड़े हुए जो है, मतलब पेरीफेरल का मतलब एक तरीके से ऐसे भी लगा सकते हैं कि जुड़े हुए, ठीक है। तो उससे जुड़े हुए, तो मदरबोर्ड तो कंप्यूटर के अंदर ही होता है, सीपीयू के अंदर, तो वो उससे जुड़ता तो है नहीं। प्रिंटर आप अलग से जोड़ते हैं, मॉनिटर अलग से जोड़ते हैं, कीबोर्ड भी आप बाहर ही जोड़ते हैं। चलिए 87 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरीफेरल नहीं माना जाता है? तो देखिए, माउस लिखा है, कीबोर्ड लिखा है, प्रिंटर लिखा है और हार्ड ड्राइव लिखा है। अब एक बात बताइए, क्या हार्ड ड्राइव आप अलग से लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं। आप 2 GB, 2 TB, 5 TB, 10 TB इस तरीके की आप लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्त, उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर खुद की एक हार्ड ड्राइव होती है, तो जब उसके अंदर कोई चीज़ है तो हम लोग उसको एक्सटर्नल कितना भी लगा लें, वो उसके साथ काउंट नहीं की जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हार्ड ड्राइव को आपको पेरीफेरल डिवाइस में काउंट नहीं कर सकते हैं। चलिए 188 नंबर क्या लिखा हुआ है? एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरीफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता है। जो बुनियादी कंप्यूटर की जो सिस्टम की जो पेरीफेरल डिवाइसेस होती हैं, ये उसमें शामिल नहीं किया जाता है। कौन शामिल नहीं किया जाता है? चलिए देख लेते हैं। तो अब खुद आप देखिए, प्रिंटर उसमें शामिल होता है, बिल्कुल भैया। कीबोर्ड शामिल होता है, मॉनिटर भी उसमें हम लोग बाहर से लगाते हैं। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू ही तो पूरा कंप्यूटर कह सकते हैं होता है, ठीक है। और सीपीयू उसका मस्तिष्क होता है, तो इसको तो हम लोग बाहर से नहीं लगा सकते, ये तो उसके साथ में ही इनबिल्ट होता है। चलिए 189 नंबर, हाउ मेनी आउटपुट पोर्ट्स आर देयर इन द पेरीफेरल इनपुट आउटपुट? पेरीफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही अब तक अभी आप लोगों से नहीं पूछा गया हो, लेकिन ये अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पेरीफेरल इनपुट आउटपुट में जो कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं, तो 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए फिर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO में पूछा गया है 2018 में ये क्वेश्चन। 190, बहुकार्य संपादन परिस्थिति में तथा के समाधान हेतु संकेत लाभ यानी कि सेमाफोर का कार्य प्रयोग किया जाता है। सेमाफोर का प्रयोग जो है किस में किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, जो सेमाफोर का जो प्रयोग होता है, ये
कह सकते हैं कि जो सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो मेन इसका जो होता है वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है। जैसे मतलब प्रोसेस तो हो रहा है, मालूम हुआ हमने अभी कोई काम उसको दिया है, वो प्रोसेस करेगा, कोई समस्या नहीं, लेकिन मालूम हुआ हमने उसके बाद दूसरा भी उसको एक इनपुट दे दिया, मतलब 4-5 इनपुट हमने एक साथ में दे दिए, एक दिया, एक के बाद एक के बाद एक। तो अब क्या होगा कि ऐसा तो है नहीं कि वो हमारा जो 5वां इनपुट होगा सबसे लास्ट वाला इनपुट को पहले दे देगा, नहीं। यही सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस है कि हमने जो पहले किया है वो पहले आएगा, जो बाद में किया है उसका आंसर बाद में आएगा। तो इसका जो काम होता है, ठीक है, सेमाफोर का काम यही होता है कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो होती है ये उसका काम होता है। तो ये देखिए तीसरे ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा हो कि महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या प्रक्रिया तुल्यकालन यानी कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ये इसका काम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 191 नंबर में लिखा हुआ कि कंप्यूटर व्यवस्थापन उन इकाइयों और उनके अंतः संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पीय विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। अच्छा, देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जो कहना चाह रहा है आप इसको समझिए। देखिए यूपीपीसीएल का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ? कंप्यूटर व्यवस्थापन उन इकाइयों और उनके अंतः संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पीय विनिर्देश को कार्यान्वित करता है। कौन करेगा? ये परिचालन का काम, जो परिचालन है यही काम करेगा इसको। देखिए, कंप्यूटर व्यवस्थापन उन परिचालन इकाइयों और उनके अंतः संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पीय विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। 192 नंबर क्या लिखा हुआ? एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं होता है, क्या कहलाता है? अब देखो ये कितना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि जो यूपीपीसीएल जो जूनियर इंजीनियर का पेपर होता है ये उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो एक कंप्यूटर डिवाइस जो कंप्यूटर के कनेक्ट होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं होता है, क्या कहलाता है? आप अच्छा एक चीज़ मुझे ये बताइए कि जो हम लोग माउस लगाते हैं, ठीक है, क्या कंप्यूटर के आर्किटेक्चर का हिस्सा होता है? नहीं होता है। सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होता है? नहीं। तो जो सीपीयू के अंदर इनबिल्ट नहीं होता है उनको क्या कहते हैं हम लोग? उनको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। और जो कंप्यूटर के जो कैबिनेट होता है उसके अंदर जो भी मशीन लगी हुई होती हैं उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? वो उनके आर्किटेक्चर का हिस्सा होता है। तो ना तो हमारा ना तो हमारा मॉनिटर, ना ही हमारा कीबोर्ड, ना ही हमारा माउस, ना ही हमारी पेन ड्राइव, ना ही हमारी ये इस तरीके की जितनी भी डिवाइसेस हैं ये सब पेरिफेरल डिवाइस क्यों कही जाती हैं? क्योंकि हम लोग इनको बाहर से लगाते हैं, ये उनके आर्किटेक्चर का भाग नहीं होते हैं। तो जो आर्किटेक्चर का भाग नहीं होते उनको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से जो है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ से एएलयू का पूरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए तो उसको देखते हैं। लिखा हुआ है एएलयू इज़ द पार्ट ऑफ। एएलयू का निम्नलिखित का पार्ट होता है। तो सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, सीयू, एएलयू और रजिस्टर। तो सीपीयू का पार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 194 नंबर देखिए, एएलयू स्टैंड्स फॉर। एएलयू की फुल फॉर्म पूछी जा रही है तो आपको पता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा जो है ये आपका सही हो जाएगा। 195 नंबर। हाँ, एक चीज़ मुझे यहाँ पे ज़रूर आप लोग बताइएगा कि क्या ये लाइव क्लास में आप लोग करना चाहेंगे या ऐसे जैसे चल रही है ऐसे ही सही है? मतलब आप लोग अगर लाइव क्लास में करना चाहें तो लाइव क्लास भी हो सकती है, इसकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 195 नंबर देखिए, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए निम्नलिखित करने के लिए कौन सा अव्यय मुख्यतः उत्तरदायी हो? तो गणना करने के लिए तो भाई सिंपल सी बात है, अर्थमेटिक जितने भी काम होते हैं वो सब कौन करता है? एएलयू करता है। एएलयू का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर 96 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि अंकगणित एवं तार्किक यानी कि लॉजिकल सक्रियाएं करने वाले संसाधक यानी कि प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो उसको एएलयू कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ये एएलयू ये लिखा। ठीक, चलिए फिर 97 नंबर देखिए क्या है, कंप्यूटर को दिए गए आदेश कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से किस में है? जो उसके कमांड की जो क्षमता होती है वो किस में होती है दोस्तों? तो वो एएलयू में ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। TG2 का क्वेश्चन था ये। फिर एएलयू का विस्तारित रूप आ गया है। तो एएलयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। 199 नंबर के
देखिए क्या लिखा, निम्नलिखित में से डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ क्रियान्वित होते हैं। जो वास्तविक निर्देश होते हैं वो कहाँ क्रियान्वित होते हैं, वो सब के सब कहाँ क्रियान्वित होंगे दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू में होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 200 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 200 नंबर में लिखा हुआ कंप्यूटर में एएलयू का विस्तारित रूप क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ये तीसरा ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी लाइव ये पूरी टोटल 50 क्वेश्चंस की क्लास थी, ये खत्म हो गई। कल आपको इसमें से शायद 75 क्वेश्चंस होंगे अप्रॉक्सीमेट, तो वो आपको मिलेंगे क्योंकि वहीं पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। एक सेकंड, अभी आपको बताया जाता है कि दूसरा चैप्टर आपका कौन सा होगा। हाँ, इसमें कंप्यूटर का विकास आएगा, दूसरा चैप्टर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा। इसमें हिस्ट्री वगैरह उसके जो भी चीज़ें थी, कंप्यूटर का जनक फनक जितने भी ये थे, सब आपके जितने भी यहाँ पे कह सकते हैं कन्फ्यूजन जिन भी क्वेश्चंस में थी, वो सारे के सारे यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो दोस्त वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग ये पूरी की पूरी बुक कंप्लीट कर रहे हैं। ये सीरीज़ पूरी बुक कंप्लीट करने की सीरीज़ चल रही है। साथ ही जो भी लोग यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो भी आपको मिल जाएगा। उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या नहीं, और आपको कितना पढ़ना चाहिए कितना नहीं। मैं आपको कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए मैं सब बताऊँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा आपको मैं निकलवाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। बस मैं जितना बताऊँ आप उतना पढ़ के रट लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।